होते हैं, तो उसका भी जो दुष्प्रभाव पब्लिक में ही पड़ेगा। हाँ, दिल्ली में इलेक्शन जो है ना वो खर्चे का गढ़ है। तो पार्टियों को बैठ के फैसला कर लेना चाहिए। सरकार बने तो ऐसी बने ना, सबसे पहले गरीबों को बोला। दिल्ली की सियासत बड़े ही अजीब मोड़ पे है। यहाँ कोई सरकार बनाना नहीं चाहता, कोई है कि सरकार चलाना नहीं चाहता, और किसी के किस्मत में जनता ने यह सौभाग्य ही नहीं दिया कि वो किसी तरह की ऐसी बातचीत कर सके। इस उलझी हुई सियासत का नमूना वहां देखने को मिलता है जो हिंदुस्तान की सियासत का मक्का है। ये दिल्ली है, किसी के लिए सपनों का शहर तो किसी के लिए सियासत का मक्का। दिल्ली की ओर जो भी ट्रेनें आती हैं, उसके यात्रियों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों, हजारों लाखों सपनों और उम्मीदों का बोझ ढोने वाले दिल्ली आज खुद कहाँ है? कहाँ है इसकी किस्मत? कहाँ है इसकी सियासत? कहाँ है दिल्ली का लोकतंत्र और कहाँ है सरकार? दरअसल दिल्ली के डीएनए में ही सियासत बसती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जंतर मंतर पर ये दर्जनों बैनर ना लगे होते और ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत को गाली देने वाले भी सोफिस्टिकेटेड सियासत के नाम पर दिखावा न कर रहे होते, और इन सबके बीच अपरिपक्व सियासत के कदमों तले दिल वालों के दिल रौंदे न जाते। खैर, ये अतीत की बात हो चुकी है और ये सवाल भी अतीत का है। नया सवाल ये कि अब दिल्ली का क्या होगा? क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होना चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था में ही किसी को आगे आना चाहिए? चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं। जब तक कोई गवर्नमेंट बनेगी नहीं ढंग से, तो उस हिसाब से काम कहाँ हो पाएगा? अभी तो लटके में मझधार में ही है पब्लिक के, कहाँ जाए, ना इधर की है ना उधर की है। कोई कहीं ना कहीं किनारा तो मिले। बाहर अब कोई गवर्नमेंट बनेगी नहीं तो गवर्नमेंट तो जनता को रूल्स देने के लिए तो गवर्नमेंट बनाना जरूरी है। बगैर रूल्स के तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। सरकार का ऑप्शन सिर्फ बीजेपी के हाथ में है, अगर वो चाहे तो निश्चित ही बना सकती है अपनी सरकार। नहीं होना चाहिए, इतना खर्चा पहले ही हो गया, पब्लिक के बोझ पड़ता है, क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कांग्रेस या बीजेपी में किसी की भी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने किया क्या है? सरकार ने, हमने पब्लिक ने उसको चुन के सरकार बनाई है, तो उसने किया क्या? कुछ नहीं। पब्लिक के पास ना टाइम नहीं है कि वो हर बार इलेक्शन दे, अपना मत दे और फिर कोई आके उसको बेकार कर दे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिखता तो है कि बन सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर बीजेपी आए तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 7 महीने, 2 चुनाव, 6 महीने की आचार संहिता, आधिकारिक और गैर आधिकारिक मिलाकर करीब 700 करोड़ का खर्च। इस अंक गणित में नैतिकता का बीज गणित मत तलाशिए, क्योंकि ये वो तथ्य हैं जो चादर के बाहर पैर फैला चुकी दिल्ली का नसीब बन चुके हैं, और दिल्ली वाले कंफ्यूज होकर सियासत का तमाशा देख रहे हैं। कभी पोस्टर का, कभी प्रदर्शन का, कभी धरने का, तो कभी धमकी का। कुछ ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन से पार पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस किसी भी तरह सरकार बन जाए। अगर सरकार नहीं बनती है, सरकार कितने दिन तक हम ऐसे देखते रहे, सरकार बने न बने, महीना 2 महीना 5 महीना हो गया। जब तक एक चुनी हुई सरकार एक पूरे बहुमत के साथ नहीं आती, वो काम नहीं कर सकती। नुकसान तो नहीं, जिस तरह से किसी भी पार्टी को पूरी सीटें नहीं मिली हुई है, तो बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत, तो एक पूरी सरकार को पूरा पूर्ण बहुमत के साथ आना चाहिए। सरकार बने तो ऐसी बने ना, सबसे पहले गरीबों को कुछ भला हो। अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो क्राइम तो बढ़ेगा। पहले जो इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं खाता था, टैक्स कैसे भरेगा? बट एक ही अपोजिशन आएगी तो ऐसे गवर्नमेंट को अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी आपको लगता है दिल्ली में कोई सरकार बनाने की स्थिति में है? नहीं है, पर फिर भी होना चाहिए। हाँ, बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी बन सकती है। बनानी चाहिए उन्हें, बनानी चाहिए जरूर। उसमें सब पार्टियों को बैठ के फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि कंट्री के हित में तो इलेक्शन कराना शायद ठीक नहीं है। इतना खर्चा सब होता है। दिल्ली में अभी सरकार बनाने की स्थिति में आपको कौन दिखता है? बीजेपी दिखती है जी। हाँ, दिल्ली में इलेक्शन जो है ना वो खर्चे का गढ़ है। अगर ये गवर्नमेंट अगर बन जाए तो लोगों को राहत भी मिलेगी। इलेक्शन कराने के लिए फिर बर्डन पड़ेगा, फिर महंगाई बढ़ाएंगे, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि कोई सरकार आती है कि नहीं स्थिर आती है? बनने की तो बीजेपी के चांसेस हैं बनने के। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, करप्शन बढ़ेगा। बीते 3 सालों में दिल्ली ने सियासत के कई दौर देखे हैं, बदलाव के बड़े बड़े नारे देखे हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा है, आंदोलन से पैदा हुआ राजनीतिक विकल्प भी देखा है। इस राजनीतिक विकल्प में खासे पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने सरकार बनाई, बड़े बड़े वादों के सहारे सरकार भी बनाई, फिर जन लोकपाल का मुद्दा लेकर सरकार को से इस्तीफा भी दे दिया। वैलेंटाइन डे पर यूं कहें दिल्ली से बेवफाई हो गई।
इसी साल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन दिल्ली में एक 49 दिन पुरानी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। असल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तभी शुरू हुआ। मुफ्त पानी, सस्ती बिजली के नारों के साथ आई इस सरकार ने 49 दिनों तक अपने वादों को पूरा करने की कोशिश में ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। मुफ्त पानी मिला, लेकिन टर्म और कंडीशन के साथ। आधी दरों पर बिजली मिली, आधा पैसा सरकार ने चुकाया उस फंड से जो दरअसल इसके लिए बना ही नहीं था। उन्होंने सब्सिडी दी थी बिजली पे, तो उन्होंने क्या था, जो मुख्यमंत्री राहत कोष में एक फंड होता है, उसमें से उन्होंने फंड से उनको सब्सिडी दी, जबकि वो फंड इसके लिए नहीं होता। अगर फंड लेना होता तो कंपनियों से बात करते। अब सवाल ये कि आखिर फिर विकल्प क्या है? जरा दिल्ली विधानसभा की मौजूदा गणित पर नजर डालिए। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 28 आम आदमी पार्टी ने जीती थी। विनोद कुमार विन्नी के जाने के बाद अब ये 27 रह गई हैं। तो वहीं बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जिनमें से 3 विधायक सांसद बन चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के पास 29 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी 2 दावेदार हो सकते हैं। यानी सरकार बनाने की हालत में तब तक कोई नहीं है जब तक एक दूसरे में सेंध न लगाएं। स्वघोषित तौर पर नैतिकता की सियासत पर लौट चुके बीजेपी के आला नेता रामवीर विधोड़ी के दावों के बाद भी ये करना नहीं चाहते। कांग्रेस सिर्फ कुनबा बचाने में जुटी है और आम आदमी पार्टी, जिसने 49 दिन बाद हाथ खड़े कर दिए थे, उसे प्याज टमाटर के बढ़ते दामों के बीच अपना बहुमत नजर आ रहा है। लिहाजा चुनाव का शोर सबसे ज्यादा यहीं से हो रहा है। इन सबके बीच इस शोर पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं। ये जो शोर मचाने वाले लोग हैं ना, जो लगातार झूठ बांधने वाले लोग हैं, उनके बारे में मेरे से टिप्पणी आप क्यों लेते हैं? कभी वो कहते हैं चुनाव कराओ, कभी एलजी के पास जाके चिट्ठी दे देते हैं, उनको जाकर के कहते हैं भी चुनाव मत कराओ। चुनी हुई सरकार होना जरूरी है, वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो या बिना चुनाव के माध्यम से हो। कोई दिल्ली में पहली ऐसी घटना नहीं है, देश में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है, और फ्रैक्चर्ड मैंडेट को सेटल होने में समय लगता है। यानी हालात बड़े पेचीदा हो चुके हैं। दिल्ली के ज्यादातर लोग मानते हैं कि चुनाव से बेहतर है कि मौजूदा व्यवस्था से ही सरकार बन जाए, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या चुनाव ही एकमात्र विकल्प है? वो भी तब जब लगातार चुनाव का खामियाजा दिल्ली की एक बड़ी आबादी भुगत रही है और वो दोबारा चुनाव का नाम सुनकर अब सहम जाती है। हिंदुस्तान आस्थावान लोगों का देश है, भावनात्मक लोगों का देश है। यहाँ पर लोग कोई भी बात पे, किसी भी बात पे बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, खासकर वो मुद्दा अगर उनकी बुनियादी जरूरतों से, बिजली, पानी, सड़क जैसी चीजों से जुड़ा हुआ हो। ये और बात है कि इस मुद्दे को लेकर सियासत 67 सालों में जबरदस्त हुई है। लोग पक चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर लोगों को लगता है कि किसी का कहा हुआ, किसी का वादा एक ईमानदार कोशिश है, तो लोग अमूमन यकीन कर लेते हैं। दिल्ली में भी यही हुआ, लेकिन दिल्ली की सियासत अधर में लटक गई। आम आदमी की जरूरत बड़ी सीमित है। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये मिल जाता है तब आगे की सोची जाती है। देश को लगता होगा कि दिल्ली, जहां से देश भर के लिए कायदे बनते हैं, वहां तो कम से कम हालात ऐसे होंगे जो देश से अलग होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो अनुमानतः हर साल करीब 10 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर दिल्ली न चले आते। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर किसी गफलत में जी रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। इंडिया गेट और राजपथ की चमक दमक को लेकर जो लोग दिल्ली का अंदाजा लगाते हैं, उनके लिए संगम विहार की तस्वीर एक बड़ा उदाहरण है, जो बताती है कि दिल्ली आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए किस तरह से तरस रही है। ये सामने आप गली देख रहे हैं, हम खड़े संगम विहार में। संगम विहार की ये गली आप देख सकते हैं। इस तस्वीरों को देखने के बाद सुदूर कहीं यूपी और बिहार के किसी कोने में कोई गांव वाला ये सुकून महसूस कर सकता है कि चलो भाई, अकेले हम ही बदनसीब नहीं हैं कि इस तरह की चीजें केवल सिर्फ हमारे हिस्से में है, बल्कि ये दिल्ली वालों के भी हिस्से में है, जिन्हें की राजधानी में रहने का गौरव मिलता है। दिल्ली की अजीब विडंबना है कि दिल्ली में 2 तरह की स्थितियां दिखती हैं। एक स्थिति वो है जो ग्रेटर कैलाश और ऐसे पॉश इलाकों में रहती है। दूसरी स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं, जहां लोग रहते हैं। जी हाँ, ये भी दिल्ली है। वो दिल्ली जहां सड़क नहीं है, वो दिल्ली जहां पानी नहीं है,
अब आप सोचेंगे कि सियासत का जिक्र होते होते आखिर हम दिल्ली की सूरत क्यों दिखाने लगे। तो ये जानना जरूरी है कि दरअसल यही हालात दिल्ली की सियासत को खड़ा करते हैं। ये संगम विहार का इलाका है। 1980 में बसे इस इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। वो प्रवासी जो सपनों के शहर में उम्मीदों को पंख देने आए थे, लेकिन बदले में मिली नारकीय जिंदगी, अनाधिकृत होने का ठप्पा और सरकारी बेरुखी। ऐसे इलाके दिल्ली में एक दो नहीं 1600 से ज्यादा है। इन इलाकों में करीब 40 लाख की आबादी बसती है। ये सभी वोटर हैं। इन सभी का वोट दिल्ली की किस्मत तय करता है। बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर सियासत यही होती है। लुटियंस जोन के बंगलों में नहीं, जमीन से जुड़े होने का दिखावा भी यहीं से किया जाता है। लेकिन तस्वीर और तकदीर नहीं बदलती। संगम विहार की गलियों में घूमते घूमते पसीने आने लगे। यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद तमाम भ्रम दूर हो जाते हैं। वो भ्रम जो दिल्ली के बाहर के लोगों ने दिल्ली को लेकर पाल रखे हैं। ये सब कुछ आपके सामने है, सारी तस्वीरें। कैमरे की निगाह कभी गलत नहीं बोलती। ये वो जगह है जहां पानी आता नहीं, आ गया तो निकलने का रास्ता नहीं। तमाम लोग हैं, बहुत लोगों से यहाँ बात हुई, कुछ महिलाएं भी हैं। बरसात में क्या हालत होती है यहाँ की? बुरी हालत होती है यहाँ पर, बहुत गंदी मची रहती है। जब बरसात आता है तो फिर पूरा कीचड़ भर जाता है। हम लोग का दुआरी भी तक पानी पहुँच जाता है। पानी तो आप लगा लीजिए 1 महीने में एक बार आता है। पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, वही पानी हम लोग मतलब छान के फिर उसी पानी को बच्चे को पिलाते हैं। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज्ड माने अनाधिकृत, यानी कि सरकार की सौतेली कॉलोनी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सौतेलेपन का शिकार वो लोग होते हैं जो चुन के लोगों को विधानसभा या संसद में भेजते हैं। देखिए, हमारे बरसात में बताइए, बरसात में कैसा हो जाता है? बरसात में इसकी बहुत बुरी हालत होती है और यहाँ से पानी निकलता नहीं है। हम कई सालों से परेशान हैं इसके लिए। यहाँ कोई असर नहीं पड़ता। हम कई बार कह चुके हैं, हाँ वायदा करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता। दरअसल दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की सियासत दिल्ली की सियासत की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द ही वादों की बुनियाद खड़ी होती है। इन्हें सुविधाएं देने के नाम पर वोट लिए जाते हैं और वोट लेने के बाद कायदों के नाम पर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, ये बताते हुए कि आप दिल्ली की खूबसूरती में दाग हो, लिहाजा आपका कोई हक नहीं। कभी कभार झुग्गी झोपड़ी फंड के नाम पर यहाँ कुछ आता है और थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, वरना सब ऐसे ही चलता है। ऊपर से चुनाव, जिसका मतलब यहाँ के अधिकतर बाशिंदों के लिए है चल रहे काम का रुक जाना। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ा वो काम जिसके लिए इन्होंने कितने विधायकों, सांसदों के दर पर मत्था टेका, और प्रोजेक्ट पास हुआ तो लग गई आचार संहिता। चाहिए तो ये है कि बार बार इलेक्शन होने से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो वैसे ही काम नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से कोई काम होता है। अब हर 3 महीने में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का परिणाम क्या होता है? इलेक्शन लगता है, आचार संहिता लग जाती है, जो योजना आ रही थी वो ठप हो जाती है, सरकारें चेंज होती है, उससे फर्क पड़ जाता है। जब आज का कोई आदमी काम कराना चाहता है वो काम नहीं पाते हैं। चुनाव अगर दोबारा होते हैं तो इसका भी जो दुष्प्रभाव पब्लिक में ही पड़ेगा। काम होगा नहीं, नुकसान होगा पब्लिक का। इससे बढ़िया हमारी राय में तो ये है इसी सरकार में गठबंधन से बने, अगर बीजेपी बनाए या आम आदमी को लगता है कि वो बनाएंगे तो बना लेना चाहिए। नहीं, इलेक्शन होना तो लाजमी नहीं है। अगर गठबंधन से सरकार बनाई जा सकती है तो बना लिया जाए, नहीं तो अगर इलेक्शन होंगे फिर 3 महीने के लिए आचार संहिता लगेगी। अभी 2 बार पहले आचार संहिता लग चुकी है दिल्ली में। अभी दिसंबर में आचार संहिता लगी थी, उसके बाद मई जून में आचार संहिता लगी। अभी दोबारा अगर आचार संहिता लगेगी, जो भी काम होने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे। ये चुनाव का साइड इफेक्ट है जो उन्हें नहीं दिखता, जो घोषणा पत्रों के बाहर नहीं देख पाते। उन्हें भी नहीं दिखता जो सिर्फ वोटों की सियासत करना चाहते हैं, और उन्हें भी नहीं दिखता जो बात बदलाव की करते हैं लेकिन पलायनवादी होने से परहेज नहीं करते। विपक्ष में रहते हुए कोई भी राजनीतिक दल जिन सवालों को उठाता है, सत्ता में आने के साथ ही वो उन्हीं सवालों से कन्नी काटने लगता है। दिल्ली भी इससे अलग नहीं है। ये राजनीतिक दस्तूर दिल्ली में भी निभाया जा रहा है। 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार चौथी बार अगर नहीं आई तो इसके पीछे दिल्ली के लोगों की वो सोच थी जिसके जरिए वो दिल्ली में एक बदलाव का संदेश देना चाहते थे, ताकि ये संदेश, ये नजीर पूरे देश में बने, दिल्ली पूरे देश के लिए एक नजीर बने। लेकिन हुआ क्या? ये खाली सचिवालय इसकी कहानी कह रहा है। दिल्ली अधर में लटक चुकी है।
दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि राजधानी होने के बाद भी बीते 7 महीनों से दिल्ली का भाग्य अधर में लटका है। जनता ने वोट दिया था ये सोचकर कि उन्हें 5 साल की सरकार मिलेगी, उनके चुने हुए प्रतिनिधि 5 सालों के लिए उनकी सेवा करेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि दिल्ली की तेज रफ्तार सियासत की गली से गुजरते गुजरते सुस्त पड़ गई। अब सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, पहले कदम कौन बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार दल है। हम अगर आवश्यकता पड़ेगी कल चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, और आवश्यकता पड़ेगी अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आएगा तो उसके संदर्भ में सोचेंगे अवश्य। यानी सियासत का जो शोर सड़कों पर हो रहा है, दरअसल उसके मायने वो नहीं जो दिख रहे हैं, बल्कि वो हैं जो नहीं दिख रहे हैं। धरने, प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के बीच अब दिल्ली की जनता ने शायद चुपचाप तमाशा देखते रहने को ही अपनी नियत मान ली है। अवाम के जेहन में बदलाव की कसक तो है, लेकिन साथ ही दगाबाजी का डर भी है। दिल्ली सोच रही है कि आखिर उससे खेल कौन रहा है। एक मशहूर कवि की लाइनें हैं, एक आदमी वो है जो रोटी बेलता है, एक आदमी वो है जो रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी पकाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सवाल ये कि उस तीसरे आदमी की पहचान कब तक होगी? सवाल ये कि क्या बिना इस तीसरे आदमी की पहचान किए बदलाव मुमकिन है? दिल्ली को भी ये समझना होगा। कैमरा पर्सन शिवशंकर के साथ मुजेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। चुनाव अगर दोबारा होते हैं तो इसका भी जो दुष्प्रभाव पब्लिक में ही पड़ेगा। हाँ, दिल्ली में इलेक्शन जो है ना वो खर्चे का गढ़ है। तो पार्टियों को बैठ के ये फैसला कर लेना चाहिए। सरकार बने तो ऐसी बने ना, सबसे पहले गरीबों को ही बनाओ।